पाकिस्तान इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ फ्रेंचाइजेस। और मेरे ख्याल से शार्क टैंक एक और उसके अंदर एक और कबर बन गई है उसकी। मेरी जो डील हुई थी वो 50 लाख अगेंस्ट 22% हुई थी। 3 शार्क्स उसमें ऑन बोर्ड आए थे। तीन में से एक शार्क सेपरेट हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे बाकी दो शार्क्स के साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, मैं उनके साथ पिच कंटिन्यू नहीं कर सकता। मेरी कंपनी रजिस्टर्ड थी, मेरा एनटीएन भी बना हुआ था, मेरा ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड था। मुझे लगता है कि वो जस्ट अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। उस्मान बशीर से रिलेटेड जो मैंने बातें सुनी हैं, जो मेरे दोस्त शार्क्स हैं, उनके साथ जो उस्मान बशीर ने किया वो बहुत ही बुरा किया। मेरे ख्याल से उनसे गलती हुई शार्क्स की सिलेक्शन में, सेकंड अच्छा। शार्क्स पे चेक एंड बैलेंस रखने में। ये कुछ जजेस थे, उनकी तरफ से ये पीआर स्टंट भी था कि यार मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ, हीरो बन रहा हूँ, वो 50 लाख दे रहा है तो मैं 75 लाख दूंगा, मैं 1 करोड़ दूंगा। शार्क टैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो दुनिया भर में न्यूली स्टार्टअप्स और बोल्ड आइडियाज़ को फंड करता है, रिसेंटली पाकिस्तान में भी लॉन्च हुआ, जिसमें कई स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया और 36 के करीब स्टार्टअप्स को डील्स भी ऑफर हुई। लेकिन एक खबर के मुताबिक इन 36 स्टार्टअप्स में से सिर्फ 4 ही की डील्स फाइनलाइज हो सकी। इस खबर के बाद कई एंटरप्रेन्योर्स और सोशल मीडिया सार्फिन शार्क टैंक पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है ये शो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। आखिर हुआ क्या, क्यों डील्स फाइनलाइज नहीं हुई? आइए जानते हैं एक ऐसे स्टार्टअप से जो कि शार्क टैंक का हिस्सा थे। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं इस वक्त बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ। के पैरेलल मैं फुल टाइम अपना स्टार्टअप मैनेज कर रहा हूँ स्टफीज़ डॉट पी के नाम से। और स्टफीज़ में हम ऑल ओवर पाकिस्तान स्टफ टॉयज़ सेल करते हैं। और अपना स्टार्टअप शुरू करने के विद इन 1 ईयर मैं एक पोस्ट देखता हूँ कि आ शार्क हैज़ बिन साइटेड इन द सीज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। और उसके बाद पता चलता है कि यार शार्क टैंक पाकिस्तान में भी आ रहा है। और मतलब जो चीज़ मैं बिल्कुल अभी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कुछ अरसे से, वो एकदम से मुझे नजर आता कि यार ये तो यहाँ पे भी आ गया। और खैर उसके अंदर फिर मैंने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद मैं उसके अंदर सेलेक्ट हुआ। और मेरी जो डील हुई थी वो 50 लाख अगेंस्ट 22% हुई थी। 3 शॉक्स उसमें ऑन बोर्ड आए थे, राबील, रोमाना और फैसल। ठीक है, और जो डील हुई थी, हम्म। उस डील के होने के बाद जब एपिसोड ऑन एयर हुआ, उसके बाद क्या हुआ? कैमरा रोलिंग जब बंद हो गई उसके बाद क्या सिनेरियो था? वो क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको? मेरी ये पिच कंप्लीट होने के बाद मुझे शॉक्स ने कांटेक्ट किया, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया। उसके अंदर मेरी काफ़ी प्रोडक्टिव बातचीत हुई शॉक्स के साथ और सारा सिनेरियो बहुत अच्छे से चला। कभी लगा नहीं इस तरह से कि यार ये इस चीज़ का अख्ताम इस तरह से होगा। इस तरह हुआ कि पहले हमारी तीनों शॉक्स से बातचीत हुई, एक शॉक मेन एक्टिव थे, बाकी दो से हमारी चल रही थी। अराउंड ये बात है अक्टूबर की। अक्टूबर के बाद नवंबर में मैंने अपने ड्यू डिलिजेंस के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए। दिसंबर में इनकी तरफ से मुझे क्लैरिटी मिल गई कि यार आपकी ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट है, आपके हम्म। डॉक्यूमेंट्स हमने कंप्लीट है, वेरीफाई कर लिए, अब हम आपको टर्म शीट भेजेंगे। अच्छा। दिसंबर जनवरी में टर्म शीट से रिलेटेड बातचीत होना शुरू हो गई और उसी दौरान तीन में से एक शार्क सेपरेट हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे बाकी दो शार्क्स के साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, मैं उनके साथ पिच कंटिन्यू नहीं कर सकता, सॉरी डील कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो मैं आपके साथ सेपरेट डील करूंगा। फैसल सेपरेट हो गए, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ सेपरेट डील करूंगा। उसके साथ साथ ना जो रोमाना थी उनकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स आना कम हो गया, स्लो हुआ, इवेंचुअली बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो थोड़ी सी मुझे फैसल की बात में हकीकत लगी। राबील से ज़्यादा बात होती थी, राबील कहते थे कि आप रोमाना को बुला लें, हम मीटिंग करते हैं, फिर बैठ के हम टर्म शीट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो लेकिन उसके ऊपर रोमाना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। बहुत टाइम गुजर गया था, अराउंड सितंबर की डील हुई हुई थी, अब अप्रैल आ गया था, रोमाना मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। राबील कह रहे थे वो आते हैं तो हम कर लेते हैं, ठीक है। फैसल ने कह दिया था कि वो नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं कर रहा। अब स्टार्टअप पाकिस्तान की तरफ से पोस्ट आती है रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले, जिसमें लिखा हुआ था कि 36 में से 4 स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली है। तो उसके ऊपर मैंने ज़ाहिर है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने एक पोस्ट बनाई, उसके नीचे मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस लिख दिया। अब रोमाना जो मुझे अराउंड 4-5 महीने से रिप्लाई नहीं दे रही थी, मैंने उनको ग्रुप में भी मैसेज किया, पर्सनल भी मैसेज किया, उनके मैनेजर को भी मैसेज करके कहा कि यार उनके साथ मीटिंग अरेंज करें। वीडियो वायरल होने के बाद मुझे ईमेल के पे 2 रीज़न्स आई हैं। पहली रीज़न ये कि मैं फैसल के कैंप में चला गया था, जो अच्छा। कि हकीकत नहीं है यार, मैं सिर्फ उनके साथ सेपरेट डील कर रहा था। अगर मैं उनके कैंप में गया होता, आपके साथ डील ना करना चाह रहा होता, तो मैं आपसे टर्म शीट क्यों मांगता? आपसे टर्म शीट भी मांग रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं आपके साथ डील नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, हम्म। आप खुद नहीं डील करना चाह रही थी, आप खुद मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, आप खुद आपकी तरफ से मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा था। सेकेंड रीज़न ये दी कि आपने हमें जो पिच हुई थी, पिच पे एक प्रोडक्ट दिया था और वो प्रोडक्ट माल फंक्शन हो गया था, मतलब ख़राब हो अच्छा। गया था थोड़े टाइम बाद। ठीक है। हमें आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कंसर्न्स आ गए थे,
इस वजह से हमने आपको फंडिंग नहीं दी। अच्छा, मैं चलें उस्मान बशीर एक की एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने जो रीजंस दिए हैं वो ये कह रहे हैं कि जितने भी स्टार्टअप्स आए मेजॉरिटी, हम्म वो जो हैं हम्म अपने, एक तो जो उन्होंने मार्जिन बताया, जो नंबर बताया, वो एक तो हम्म वो नहीं था जो उन्होंने वहां पर आके पिच किया था। हम्म दूसरा ये कि उनकी जो कंपनी थी वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई थी, इवन के ये भी हम्म। कहा कि कई कंपनीज ऐसी जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं हुई थी। मेरी कंपनी रजिस्टर्ड थी, मेरा एनटीएन भी बना हुआ था, मेरा ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड था, इधर हमारे अकाउंट्स भी मेंटेन थे और नंबर्स एग्जैक्ट वही थे जो हमारे क्या कहते हैं जो वहाँ पे कोट किए थे। 6 महीने तक मेरी वेबसाइट के पोर्टल्स भी उनके पास ही थे। ठीक है, अच्छा। उनको मैंने लॉगिन एक्सेस दिया हुआ था। तो मेरा तो वो, एक तो मैंने उनको ऑन पेपर चीज़ लिख के दिया ना कि ये मेरी सेल है। सेकंड ये उनके पास ऑप्शन था, वो वेरीफाई भी कर सकते थे कि 6 महीने के अरसे में क्या सेल आई है। मुझे लगता है कि वो जस्ट अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। उस्मान बशीर से रिलेटेड जो मैंने बातें सुनी हैं, जो मेरे दोस्त शार्क्स हैं, उनके साथ जो उस्मान बशीर ने किया वो बहुत ही बुरा किया। मतलब जितने बुरे तरीके से उनको इग्नोर किया है। मतलब मेरा तो चलो ये हुआ ना, मेरी ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट हो गई, मेरे से बातचीत चलती रही, मेरे साथ ज़रा स्लो डेथ हुई है। हम्म। उस्मान बशीर ने तो कुछ लोगों के साथ कांटेक्ट ही नहीं किया, अक्सर स्टार्टअप के साथ उन्होंने कांटेक्ट ही नहीं किया। ये सेकेंडरी बात है कि उनके नंबर्स ठीक थे या नहीं थे। भाई आप, उनको मैं कहना चाहूँगा आप कांटेक्ट तो कर लें उनके साथ। क्या वो एक पब्लिसिटी स्टंट था शार्क टैंक पाकिस्तान, या सिर्फ टीआरपी और रेटिंग्स के लिए इसको किया गया? इसमें कोई मतलब जो मेन शार्क टैंक का मकसद है वो नहीं था, सिर्फ एक रेटिंग वगैरह का सिलसिला था? जो मुझे लगता है ना, वो ये है कि जो ग्रेनलेट है जिसने ये शो बनाया है, वो खुद एक स्टार्टअप है। ठीक है, अच्छा। उन्होंने एक बड़ी चीज़ पुल ऑफ करने की कोशिश की, अपनी तरफ से उन्होंने अपना बेस्ट दिया, दिन रात लगाए। मेरे ख्याल से उनसे गलती हुई शार्क्स की सिलेक्शन में, अच्छा। सेकंड शार्क्स पे चेक एंड बैलेंस रखने में, और सेकंड मुझे लगता है कि जो कुछ जजेस थे उनकी तरफ से ये पीआर स्टंट भी था कि यार मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ, हीरो बन रहा हूँ, वो 50 लाख दे रहा है तो मैं 75 लाख दूंगा, मैं 1 करोड़ दूंगा, और इस तरह की बड़ी बड़ी बातें जिन शार्क्स ने की। मेरे ख्याल से उनकी तरफ से एक पब्लिसिटी स्टंट भी था। और मे बी उनमें थोड़ी सी रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं थी कि यार वो पाकिस्तान की मार्केट पर ट्रस्ट कर पाएँ। अगर मुझे 50 लाख मिल रहे हो, मैं तो बहुत कुछ सोच लूंगा, तो मैं उसमें बहुत सी कमिटमेंट्स भी कर दूंगा, तो इस डील का ना होना आपके लिए सबब तो नहीं बना नुकसान का? मुझे जहाँ से कह लें कि जो एक्चुअल नुकसान हुआ कि शार्क टैंक के बाद ना काफ़ी लोगों ने एज ए इन्वेस्टर मुझसे कांटेक्ट किया। हम्म। लाइक एक साहब आए, उन्होंने कहा यार 50 लाख 22% है, मैं 1 करोड़ 22% देता हूँ। ठीक है, शायद वो अच्छा। गिमिक कर रहे हो, क्या पता उनकी बात में रियलिटी ना हो, लेकिन उन्होंने मुझे किया। मैंने फिर उनसे एक्सक्यूज़ किया, मैंने कहा सर देखें मेरी वहाँ पे कमिटमेंट है, मैं यहाँ पे कर नहीं सकता। और जब ये सारी चीज़ ख़त्म हुई ना, मैं वापस उनके पास गया, मैंने कहा सर वो आपने कहा था ना कि आप इन्वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने बड़ा हम्बली जवाब दिया, बेटा वो मेरे पास पैसे थे एट दैट टाइम और बिल्कुल मेरा इन्वेस्ट करने का मूड था, लेकिन मैंने अब रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। यार अच्छा। नहीं, रियल स्टेट में नहीं इन्वेस्ट करना था। चलें ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो शार्क टैंक, एक जाहिर सी बात है, एक ब्रांड है, एक नाम है, दुनिया भर में ग्लोबली इसको लोग जानते हैं, तो क्या उसकी कोई जो रेपुटेशन है वो थोड़ी शार्क टैंक पाकिस्तान की वजह से समझते हैं कि ख़राब हुई होगी? शार्क टैंक का ही किसी आई गेस इनके फाउंडर्स में से कोई था, उनको ना, उनका मैं पॉडकास्ट देख रहा था तो उसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान इज़ द ग्रेव यार्ड ऑफ फ्रेंचाइजेस। और मेरे ख्याल से शार्क टैंक एक और उसके अंदर एक और कबर बन गई है उसकी। मुझे लगता है कि इतना बुरा एक्सपीरियंस शायद ही किसी वर्जन का रहा हो शार्क टैंक में। मैं होप करता हूँ कि शार्क टैंक का सीज़न 2 आए, उसकी प्रोडक्शन वाइज जो पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर जो छोटे से भंड थे वो सारे ख़त्म हों। सीज़न 2 के अंदर शार्क्स मज़ीद बेहतर आएँ, शार्क्स पे थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखा जाए। और अगर कोई शार्क क्लेम कर रहा है कि यार मुझे नंबर्स वो नहीं मिले जो स्क्रीन पे कोड किए गए थे, तो प्री शार्क टैंक उनकी जो नंबर्स वगैरह हैं वो पहले से ही वेरीफाई कर लिए जाएँ। सही। मैं होप करता हूँ कि शार्क टैंक जो सीज़न 2 आए वो बहुत बेहतर हो इससे।